नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम भारतीय संविधान के सब्जेक्ट के अगली कड़ी में हम वीडियो को जो है जारी करेंगे और आगे भी हम पढ़ाएंगे। तो जो कल तक पढ़ाए थे, कल तक हमारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तक हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है, हम आज आपको उसके बारे में बताएंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में सबसे पहले द्वैध शासन को संवैधानिक स्तर पर स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो इसमें जो है क्या होता है कि पहली बार द्वैध शासन की झलक दिखाई देती है। अब द्वैध शासन होता क्या है, द्वैध शासन का अर्थ हम आपको बताते हैं। तो द्वैध शासन के संबंध में हम कह सकते हैं, द्वैध शासन इस शब्द का एक अर्थ होता है दोहरा शासन। दोहरा शासन का तात्पर्य है कि दो स्तरों पर सरकार को चलाना। जैसे सरकार में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर किसी महत्वपूर्ण यानी केंद्र का जो है आधिपत्य ज्यादा होना, यानी दोहरा शासन में कार्यों को राजनीतिक तथा व्यापारिक स्तर पर अलग अलग चीजों में बांटना, अलग अलग ग्रुप में बांटना। व्यापारिक कार्य कोई और करे और राजनीतिक कार्य कोई और करे, आर्थिक गतिविधियों के लिए कोई और जिम्मेदार हो। इस तरह का द्वैध शासन का अर्थ होता है। और द्वैध शासन के जनक जो है वो लियोनेल कार्टियस को कहा जाता है। जो हम जब सिद्धांत पढ़ाने लगेंगे तो सिद्धांत में हम इन सब चीजों पर गहन अध्ययन करेंगे और गहन चर्चा करेंगे। इस पर जो है सिद्धांत पर जो है सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसलिए अभी इतना जानिए कि द्वैध शासन का अर्थ सिर्फ जो है दोहरा शासन है। अब इसके जनक जो है लियोनेल कार्टियस को कहा जाता है। लियोनेल कार्टिस, इनकी पुस्तक थी डायर की। इस पुस्तक में इन्होंने द्वैध शासन का जिक्र किया है। और ये अंग्रेज थे, यानी अंग्रेज ब्रिटिश से थे। तो ये जो है द्वैध शासन के जनक थे, इतना जानिए। उसके बाद फिर बाकी चीजें जो है सिद्धांत पढ़ाते वक्त चर्चा होंगी और इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया जाएगा। तो अभी के लिए सबसे पहले डालते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें क्या मूलभूत प्रावधान थे, इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि इसमें सबसे पहले द्वैध शासन का जो है रूप झलकता है। तो आगे जो है द्वैध शासन के रूप के बाद जो आता है, इसमें कहा जाता है कि जो इस शासन जो है इस एक्ट को पारित करने में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब यह एक्ट लाया गया, तब वहां पर नॉर्थ फॉक्स की सरकार थी। इनकी सरकार थी। तो ये वहां पर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस एक्ट को पारित करते हुए ये नॉर्थ फॉक्स की सरकार जो है वो क्या होती है, गिर जाती है इस एक्ट को पारित करने के चक्कर में। और ये ब्रिटिश सरकार का किसी भी भारतीय अधिनियम के लिए, भारतीय विषय पर ब्रिटिश सरकार के गिरने का पहला और अंतिम उदाहरण था ये नॉर्थ फॉक्स की सरकार का गिरना। इसके पहले न कभी ऐसा हुआ था और न ही भविष्य में हुआ। तो पहली बार
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पारित करने के चक्कर में नॉरफॉक की सरकार इंग्लैंड में गिर जाती है। तो ये पहला उदाहरण था ऐसा कि किसी भारतीय विषय पर अंग्रेजी सरकार विघटित हो जाए या गिर जाए किसी एक्ट के मामले में, तो ये पहली घटना थी। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और आगे इसमें जो प्राविधान किए गए थे, प्राविधानों के बारे में कहा जाए तो इसमें जो है सबसे पहले कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटा गया। यानी पेन बदल लेते हैं, थोड़ा सा स्पष्ट दिखेगा। कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया। पहला क्या था? व्यापारिक कार्य। व्यापारिक कार्य। और दूसरा क्या था? राजनैतिक कार्य। राजनैतिक कार्य। ये दो कार्य थे। अब इसमें क्या हुआ कि राजनीतिक कार्य के लिए कोई और जिम्मेदार और व्यापारिक कार्य के लिए कोई और जिम्मेदार। व्यापारिक कार्य कौन करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। व्यापारिक कार्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखता था और राजनीतिक कार्यों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो व्यापारिक कार्य को देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो राजनीतिक कार्यों को देखता था। अब इसके संपादन के जो नियम थे, वो कुछ नियम भी बनाए गए थे, संहिताकृत किए गए थे पहली बार धीरे धीरे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की संरचना क्या थी? यानी ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसकी संरचना क्या थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्यीय था। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जिसमें जो है पहला सदस्य वित्त मंत्री होता था। वित्त मंत्री। दूसरा सदस्य इसमें जो है वो राज्य सचिव होता था। राज्य सचिव होता था। तीसरा, चौथा, पांचवा तथा छठवां सदस्य जो होता था इसका, ये सारे सदस्यों की नियुक्ति जो है प्रिवी काउंसिल द्वारा की जाती थी। प्रिवी काउंसिल द्वारा। प्रिवी काउंसिल की चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। प्रिवी काउंसिल लंदन में स्थित संस्था थी। इसके माध्यम से ये 4 सदस्यों की, यानी 2 ये पहले नियुक्त होते थे, वित्त मंत्री और राज्य सचिव जो है इसके पदेन सदस्य होते थे, और 3, 4, 5, 6 और जो 4 सदस्य बनते थे, अन्य 4 सदस्यों की नियुक्ति ये प्रिवी काउंसिल द्वारा लंदन से की जाती थी। तो प्रिवी काउंसिल से 4 सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। और इसमें अन्य प्रावधान जो किए गए, इसमें अन्य प्रावधानों में इसके जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए तो लिखने में और समझने में भी आसानी होगी। गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद थी, जो गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद, 4 सदस्यीय परिषद के सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। ये 4 सदस्यीय जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, इनके सदस्यों की संख्या अब 4 से ना करके 3 घटा करके कर दी गई। अब इसमें जो है
3 घटा के कर दी गई और प्रांतीय सरकारों को गवर्नर जनरल की परिषद को सपरिषद गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। अब इसमें जो है गवर्नर जनरल की परिषद को जो है वो राज्यों की जो सरकारें थी, प्रांतों की जो सरकारें थी, प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। और इससे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद किसी भी निर्णय को लेने में शक्तिशाली हो गई। लेकिन इसमें गवर्नर जनरल की परिषद के ऊपर भी जो है वो नियंत्रण लगाए गए। किस तरीके से कि जैसे युद्ध और शांति के क्षेत्र में, यानी किसी भी अन्य राज्य से, यानी देशी राज्य या फिर जो है विदेशी राज्य से संबंधित जो क्या नाम के युद्ध और शांति समझौतों के अंतर्गत जो भी था, उसके संबंध में क्या किया गया, इसको निदेशक मंडल से, यानी युद्ध तथा शांति एवं समझौतों के मामले में गवर्नर जनरल की परिषद को तथा परिषद को निदेशक मंडल से अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया। अब ये जो 3 सदस्यीय जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, इनको देशी राजाओं या विदेशी राजाओं से जो भी संबंधित युद्ध और शांति से संबंधित जो भी समझौते होते थे, उसमें क्या था कि निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों से जो है इनकी अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया। जबकि इसके पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले था कि कुछ विषयों में अनुमति ली जाती थी, कुछ विषयों में नहीं ली जाती थी। तो अब क्या कर दिया गया कि इसको अनिवार्य कर दिया गया कि आप अगर किसी देशी या विदेशी राजा से जो भी शांति समझौते करते हैं, वो शांति एवं समझौते क्या होंगे, वो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। अब आगे क्या बताया गया इसमें क्या प्रावधान किया गया कि जो ब्रिटिश कर्मचारी जो थे, उनके ऊपर अगर कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उन मुकदमों की सुनवाई के लिए, ब्रिटिश कर्मचारियों के मुकदमों की सुनवाई के लिए लंदन में एक अलग से न्यायालय का गठन किया गया। तो वो सिर्फ जो लंदन में ब्रिटिश भारत में नियुक्त ब्रिटिश कर्मचारियों के मुकदमों की सुनवाई के लिए लंदन
एक अलग उच्च न्यायालय का गठन किया गया। अब यहाँ पर क्या होता था कि अंग्रेजों की जो भी कर्मचारी थे उनके ऊपर अगर किसी प्रकार का आरोप या दोषारोपण भारतीयों द्वारा या किसी अन्य सदस्यों द्वारा जो है लगाया जाता है, तो इनके मुकदमे की सुनवाई भारत में ना होकर, जबकि 1774 में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन उन्हें यहाँ के निर्णयों से उनको जो है विश्वास नहीं था, या कह सकते हैं कि उनकी ही द्वारा बनाई गई व्यवस्था पर उनको विश्वास नहीं था। तो उनके लिए जो है क्या किया गया कि अलग से एक लंदन में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें क्या किया गया कि उन जो भी मुकदमे होते थे वो वहाँ पर उनके लिए सुनवाई की जाती थी, वहाँ पर लंदन में। तो अब बाकी जो है इसमें इतना प्राविधान था। आगे हम जब बढ़ते हैं, आगे जो है चार्टर्ड एक्ट 1793, चार्टर्ड एक्ट 1793 के बारे में पढ़ेंगे। चार्टर्ड एक्ट 1793 में क्या था? एक्ट 1793, इसमें क्या प्रावधान थे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 1793 का जो चार्टर्ड एक्ट था, ये लगभग 20 सालों के लिए जो है कंपनी के शासन को बढ़ाया था, 20 वर्षों के लिए। ये चार्टर्ड एक्ट जितने भी थे लगभग सभी जो है 20-20 वर्षों के अंतराल पर ही आए हुए थे। तो इसमें क्या किया गया, सबसे पहली बात तो चार्टर्ड एक्ट 1793 की एक खासियत ये थी कि सबसे पहले इस एक्ट के माध्यम से भारतीयों पर शासन के लिए कोई लिखित विधि का निर्माण किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो पृष्ठभूमि है, लिखित पृष्ठभूमि की जो कल्पना की गई है, उसकी पहली झलक 1793 के चार्टर्ड एक्ट में दिखाई देती है। तो 1793 के एक्ट में क्या किया गया कि जो नियम बनाए गए, नियमों एवं कानूनों का लिखित या संहिताबद्ध किया गया। लिखित एवं संहिताबद्ध किया गया। और इसमें जो है जो कंपनी के कर्मचारी थे, यानी कह लीजिए कि जो सभी जो कंपनी के कर्मचारी थे उनके वेतन की व्यवस्था, यानी परिषद के कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था भारतीय राजस्व से करने की, देने की व्यवस्था की गई। परिषद के जो कर्मचारी थे, यानी जो ब्रिटिश कर्मचारी थे, उनके वेतन की व्यवस्था अभी तक जो ब्रिटिश संसद द्वारा पास होकर के आता था और अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया जाता था, अब वो वेतन अंग्रेजी सरकार द्वारा ना दे करके ये जो भारतीय राजस्व की वसूली होती थी अंग्रेजों द्वारा, उस भारतीय राजस्व से जो है अब इन कर्मचारियों का वेतन जाने लगा। इन कर्मचारियों का वेतन जो है भारतीय राजस्व से जाने के कारण क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो कर की दर थी वो बढ़ाई गई, अन्य अराजकताएं फैली, अत्यधिक वसूली की जाने लगी, ये सारी चीज़ें होने लगी। तो इसमें जो कानून और नियम की व्याख्या का अधिकार, और इसमें एक पॉइंट है कि जो कानून और नियम की व्याख्या का अधिकार पहले गवर्नर जनरल को था, यानी जो गवर्नर जनरल पहले कानून और नियमों को जो है व्याख्यायित करता था और उसी के बनाए हुए कानून और नियमों का पालन किया जाता था, और उसके नियमों का जो है न्यायालय पुनर्निरीक्षण नहीं कर सकता था। इसमें यह व्यवस्था की गई 1793 एक्ट में
कि जो कानून एवं नियम बनाए जाएंगे उनकी व्याख्या अब न्यायालय कर सकता था। अब न्यायालय कर सकता था। यानी कि कानून के शासन की जो है एक झलक यहाँ भी दिखाई देती है कि जो नियम बना है उसके आधार पर ही शासन किया जाए, ना कि मनमानी तरीके से। तो 1793 के चार्टर्ड एक्ट में ये 2-3 पॉइंट का प्रावधान था, बहुत बड़ा नहीं था इसमें, क्योंकि इसके पहले जो 1784 का चार्टर्ड एक्ट आया था उसमें विधिवत प्रावधान किया गया था, उसमें कुछ सुधार ही किए गए थे। ये सुधार का ही था। तो चार्टर्ड एक्ट 1813 के बारे में बात करते हैं। अगला चार्टर्ड है 1813। इसमें जो है 1813 में क्या किया गया है, इसके प्रावधानों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 1813 में क्या किया गया कि जो भारतीयों के शिक्षा की व्यवस्था थी, शिक्षा की व्यवस्था के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया बजट में। अभी इसके पहले जो है कभी भी जो है शिक्षा पर खर्च नहीं किया जाता था अंग्रेजों द्वारा। अभी इसमें जो है 1813 का जो चार्टर्ड अधिनियम आया, इसमें क्या किया गया कि शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई अंग्रेजों द्वारा, लेकिन वो भी भारतीयों को बहुत ही कम नसीब होती थी। वो अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए ही थी। बाकी भारतीयों का उससे कोई लेना देना विशेष नहीं था वास्तविक स्तर पर, जबकि ऐसी व्यवस्था की गई थी। इसमें क्या किया गया, सबसे पहला पॉइंट इसका देखते हैं कि कंपनी के एकाधिकार, इसमें एकाधिकार का अर्थ यहां पर है कि जैसे व्यापारिक एकाधिकार, इसके व्यापारिक एकाधिकार यानी पहले कंपनी का ही अधिकार था व्यापार करने का, बाकी और कोई व्यापार नहीं कर सकता था। यानी और कोई साहूकार या व्यापारी भारत से बाहर व्यापार या विदेशी निर्यात नहीं कर सकता था। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अधिकार क्षेत्र में था। तो अब 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा क्या हुआ कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और किसको छोड़कर, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके क्या किया गया कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब अब कोई भी व्यापारी खुल करके व्यापार कर सकता था विदेशों के जो है समक्ष। तो अब इसके बाद क्या किया गया कि ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दी गई। जिसका परिणाम यह हुआ कि धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ी। अब धर्म प्रचार की छूट अगर ईसाई मिशनरियों को दी गई तो वो अपने धर्म का प्रचार करेंगे और अपने ही धर्म के लोगों को जो है बढ़ावा देंगे। तो इससे क्या हुआ कि धर्म परिवर्तन की जो है ये घटनाएं बढ़ी। इसका परिणाम ये हुआ। और उसके बाद फिर क्या किया गया, ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार की छूट दी गई और शिक्षा पर, महत्वपूर्ण बात, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च की व्यवस्था की गई।
व्यवस्था की गई। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च की व्यवस्था की गई तथा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों को कलकत्ता, अब इसमें जो है नीचे बहुत लिखना ठीक नहीं है, पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा आप लोगों को। तो इसमें कहा जाता है कि बम्बई, मद्रास तथा बंगाल की सरकार द्वारा बनाई गई विधियों का अनुमोदन जो है वो ब्रिटिश संसद द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। अब इसमें ब्रिटिश है जो बम्बई, मद्रास और बंगाल की सरकारों द्वारा यानी परिषद द्वारा जो भी कानून और नियम बनाए जाते थे उसका अनुमोदन ब्रिटिश संसद द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। ब्रिटिश संसद के अनुमोदन के बिना ये सारी विधियां जो है वो सारी विधियां शून्य थी। इसका जो है जैसे ब्रिटिश क्राउन की अनुमति से गवर्नर जनरल, प्रधान सेनापति तथा गवर्नर की नियुक्ति में कंपनी की भूमिका प्रभावी बनाई गई। जैसे कहा जाता है कि जैसे इसमें एक चीज और प्रावधानित किया गया कि जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती है, गवर्नर जनरल की नियुक्ति तथा प्रधान सेनापति की नियुक्ति ये क्या किया गया, इसको जो है इसमें कंपनी की भूमिका जो है, कंपनी की भूमिका अनिवार्य कर दी गई। अनिवार्य कर दी गई। इसमें पहले कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती थी। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति के लिए गवर्नर जनरल और गवर्नर की नियुक्ति में जो है पहले कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती थी। अब कंपनी भी इसके नियुक्ति में जो है इंटरेस्ट लेने लगी, जिससे क्या हुआ कि इसमें नियुक्ति के संबंध में जो है इसको क्या कंपनी को जो है अधिकार मिल गया। तो इसके साथ ही जो है इसमें ये सारे प्राविधान किए गए, जिससे क्या हुआ कि कुछ सहूलियत भारतीय लोगों को मिलनी शुरू हो गई। अब कुछ सहूलियत मिली जिसके माध्यम से शिक्षा का प्रचार हुआ, शिक्षा आगे बढ़ी तो जो है सारी चीज़ें जो है ये उभर कर आई। तो इसमें जो है आगे जो किया गया इसका अगला प्रावधान होगा 1835 का चार्टर्ड एक्ट। 1835 के चार्टर्ड एक्ट की जो हम लोग बात करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो लोगों को पढ़ने में भी परेशानी होगी। जिससे हम चाहते हैं कि छोटा छोटा बने, लोग कम समय में इसको देख सकें और अच्छे से जानकारी हासिल कर सकें, क्योंकि ये वीडियो निःशुल्क है, आप लोगों को निःशुल्क ही प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि छोटा छोटा बने, जिससे अच्छे तरीके से तैयारी हो, अच्छे से नोट किया जा सके, अच्छे से पढ़ा जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें भी, जिससे हम लोगों का भी हौसला बढ़े और आगे हम लोगों को और भी वीडियो इस तरीके से बनाने की जो है प्रेरणा मिले और आगे भी बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।